चलिए कंटिन्यू करें। क्वेश्चन 19। जी जी चैट में लिखिए, जो भी डाउट्स हैं चैट में लिखिए, ट्राई करते हैं। अच्छा 19 कह रहा है कि क्या कह रहा है, x1 x2 xn जो है हमारे पास ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला आपको यूज करना है, बताया था एक दिन। सो दे आर इंडिपेंडेंट है, ये पता नहीं क्या है ना, आर इंडिपेंडेंट, बट ये बता रखा है। वीडियो अपसाइड सर कट हो रहा है सर। क्या कट हो रहा है? वीडियो साइड? अच्छा हाँ ऊपर वाला। अच्छा थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं उसको बढ़ा देते हैं स्कोप। तो अभी दिख रहा है ना? तो हाँ सर ठीक है, तो इसको थोड़ा कर सकते हैं। देखिए तो log xi जो है हमारे पास है ना, तो यहाँ से क्या करना है, log xi का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ से नॉर्मल 2i, 1, ठीक है। log xi का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 2i, 1, और w जो आपके पास है x1 की पावर अल्फा, x2 की पावर 2 अल्फा एंड xn की पावर n अल्फा। इसमें तो log आप ले लोगे तो क्या पूछा, क्या है आपसे, यहाँ पूछा है वेरिएंस ऑफ w इज दिस। तो ये पहले सॉल्व किया हमने एक बार शायद, तो यहाँ से वेरिएंस ऑफ w पूछ रहा है, नहीं कोई बात नहीं, log w ले लो आप। तो log w आपको log नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ थोड़ा प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो ये सर उससे सर हो नहीं रहा सर, उससे और भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है चीज। अच्छा चलो आप ये बताओ मुझे, ये जो है आपको पता है, जैसे मान लीजिए ऐसा है, log x का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, देन बताइए ex क्या होता है और वेरिएंस x क्या होता है, यह फॉर्मूला आपने देखा है? हाँ सर। क्या है बताइए? सर इस सर ये तो सर log x तो मतलब सर y इक्वल टू log x तब जाके वो x और ये तो सर म्यू सिग्मा स्क्वायर होगा मतलब। ध्यान से देखो आप, log x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, मैं x का मीन और x का वेरिएंस पूछ रहा हूँ। अच्छा सर हाँ e टू द पावर म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर बाय ओके और वेरिएंस होगा e टू द पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस 1 e टू द पावर 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर। तो सेम काम आप इसके लिए नहीं कर सकते हैं w के लिए? सर w के लिए सर वो अल्फा का वैल्यू होने की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ रहा है। अगर log लेंगे, यहाँ से log लेंगे तो क्या होगा, अल्फा सारे बाहर आ कॉमन आ जाएंगे। हाँ सर उससे सर बहुत कुछ अलग ही आंसर होगा। ट्राई करते, कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ रहा, एक्चुअली आप ट्राई नहीं करते हो, हर बार मुझे ये फील होता है। अगर हम log लेंगे ना तो पता है क्या बन जाएगा, अल्फा
log x1 प्लस 2 अल्फा log x2 प्लस हाँ सर 3 उससे तो अल्फा। स्क्वायर फॉर्म में आया था, मतलब स्क्वायर आया फॉर्म है। क्यों आएगा? आप अल्फा कॉमन ले लीजिए तो लीनियर बट कॉम्बिनेशन हो गया। अल्फा स्क्वायर कॉमन लेने से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसे n स्क्वायर हुआ है, तो उसको सर n+n+1/2/2 होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो रहा है सर। तो 1 स्क्वायर से 2 स्क्वायर से n स्क्वायर तक का फॉर्मूला हमें पता है ना, 1 स्क्वायर से n हाँ स्क्वायर तो तक। वही ऐसे वही पुट किया, बट उसका मतलब लास्ट तक आंसर नहीं आ रहा सर, मतलब वो फॉर्म में तो नहीं है आंसर। ठीक है, हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो वेरिएंस ऑफ w पूछना, ट्राई करके देखते हैं। सो यहाँ से और n की वैल्यू, अच्छा n यहाँ पे है लेकिन इसमें n तो है ऑप्शन में, n ऑप्शन में n है नहीं, तो म्यू इन्होंने लिया है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक नया वो दिया ना आपको, म्यू का दिया है 2 अल्फा समेशन i, जो आप कह रहे हैं यहाँ बता रखा है कि म्यू जो मेरा है वो 2 अल्फा समेशन i स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n सिग्मा स्क्वायर, ये यूज करना है। तो इसको यूज करेंगे तो आ जाएगा ना। देखिए अब ठीक से यूज नहीं करते, मैं करूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस थोड़े से कैलकुलेशन है। आपको क्या कैलकुलेशन का हिम्मत नहीं हो रहा करने का, ये होता है देख के आपको डर लग जा रहा है। आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो कह रहे हैं आप 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आ रहा है, तो बता तो रखा है 2 अल्फा समेशन 1 स्क्वायर आई स्क्वायर म्यू रखना है, और अल्फा स्क्वायर समेशन आई स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर यूज करना है, तो आ जाएगा। चल ट्राई करके देख लेते हैं और देखो कहाँ कॉम्प्लिकेटेड, आप मुझे बताना कहाँ कॉम्प्लिकेट हो रहा है। तो ये पहले फॉर्मूला यूज कर लो इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप, जैसे इसका सिंपल फॉर्मूला है ना, आपने बताया e की पावर म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि एग्जाम में भी सेम आएगा, एग्जाम में भी आपको कॉम्प्लिकेटेड आएगा, एग्जाम में भी आपका आंसर नहीं आएगा, तो वहां तो मैं रहूंगा नहीं हेल्प करने को। अभी आप सीखने की कोशिश करो कि कहाँ गलती हो रही है, उसको इंप्रूव करो एग्जाम से पहले तक, क्योंकि एग्जाम में अगर सेम प्रॉब्लम रही तो एग्जाम में भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये हमारे लिए भी दुख की बात है, आपके लिए भी दुख की बात है, क्योंकि मार्क्स नहीं आएगा। क्योंकि क्वेश्चन अगर आप स्टार्ट करते हो तो कोशिश करो फिनिश करने का, फिनिश करने मतलब आंसर तक एटलीस्ट पहुंचे। वो अलग बात है हमने कुछ आंसर दिए होंगे वो गलत होंगे, वो हम एज्यूम कर, लेकिन आप में इतनी क्वेश्चन सॉल्व करते करते इतनी कैपेबिलिटी आ जानी चाहिए कि जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो उसको आप एंड कर सको, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप सॉल्व करना शुरू करते हो उसको आंसर तक पहुंचो, तभी वो मेहनत बेकार हो जाएगा। एग्जाम में कोई क्वेश्चन स्टार्ट करोगे आप बीच में छोड़ दोगे, दूसरा स्टार्ट करोगे बीच में छोड़ दोगे, स्टार्ट करो बीच में, तो एग्जाम में क्या होगा, आपके ऐसे टाइम पूरे खराब हो जाएंगे, आप मुश्किल से 10-20 क्वेश्चन कर पाओगे फिर, क्योंकि जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो कोशिश करो फिनिश करने का, ठीक है। अगर लग रहा बहुत टाइम लग रहा तो उस समय स्किप करो। तो फिर इसीलिए कहते हैं पहले वो क्वेश्चन स्टार्ट करो जो इजी लगे, एग्जाम में ऐसे ही करना चाहिए कि पहले आप वो क्वेश्चन स्टार्ट करो जो इजी लगे, आपको लगे कम टाइम में हो जाएगा। वरना क्या शुरू में हम लोग 20 क्वेश्चन है, मान लो तुमने 2.5 घंटे खत्म कर दिए, अब आपको लगेगा अरे आधा घंटे बच्चे अब 40 क्वेश्चन करने क्या करेंगे, फिर आप पैनिक हो जाएंगे, फिर जो आसान क्वेश्चन था वो सब भी छूट जाएगा। तो इसीलिए है कि पहले आसान आसान क्वेश्चन ढूंढ के कर लो, फिर आप थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आओ, इस तरह से है। मतलब पूरा पेपर एक बार देख लो, यानी पहले पढ़ ही रहे, बस जो आसान है करते जाओ, जो मुश्किल लग रहा है उसको स्किप करते जाओ उस टाइम पे, एंड एंड में आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। मतलब ये सबके लिए बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कुछ स्ट्रेटजी जो आपको मॉक टेस्ट के थ्रू समझ आएगा, क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए उसके थ्रू समझ आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फॉर्मूला है, और इसका क्या फॉर्मूला था, e की पावर, हाँ, इनटू ठीक है, ये फॉर्मूला है तो ये हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग ले लिया हमने, तो लॉग जब लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास अल्फा log x1 प्लस 2 अल्फा log x2 एंड सो ऑन n अल्फा log xn। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना है log अल्फा का, log w का, ताकि हम इजिली वो कर सके। सो हमें यहाँ से पता है कि ईच log xi का मीन 2i है और ईच log xi का वेरिएंस 1 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे यूज करते हैं इसको। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये लोग 19 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो log w का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा नॉर्मल, और इसका मीन निकालेंगे तो अल्फा इंटू log x1 का मीन 2i था, तो 2 इंटू 1, तो इसको शॉर्ट में लिख लें, इसको बेटर था कि मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं log w को, ताकि आसानी हो कैलकुलेट करने में। तो जो log w है आई कैन राइट इट, अल्फा बाहर कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समेशन और आई टाइम
log xi I फ्रॉम 1 to n। अब यहां से आप क्या करेंगे, यू जस्ट टेक एक्सपेक्टेशन। सो जब आप एक्सपेक्टेशन लेंगे log w का, तो आपके पास अल्फा और समेशन I फ्रॉम 1 to n ये I रहेगा, और log xi का मीन क्वेश्चन में बता रखा है 2i है ना, क्वेश्चन ने क्या रखा है 2i है। तो यहां से आ जाएगा अल्फा टाइम, मतलब 2 अल्फा बाहर कर लो, समेशन I स्क्वायर I फ्रॉम 1 to n, और क्वेश्चन में कह रखा है जो म्यू नोटेशन है वो यही है। सो दिस नोटेशन इज एक्चुअली म्यू। ओके, एंड अब मुझे क्या करना है, इस पे वेरिएंस ऑपरेट करना है। तो अब मैं इस पे वेरिएंस ऑपरेट करूंगा। सो यहां से क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ log w, तो ये जो आ जाएगा, जब वेरिएंस लगाएंगे तो अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, समेशन एज इट इज I फ्रॉम 1 to n। वेरिएंस ऑपरेट हो रहा है तो समेशन के अंदर वेरिएंस गया, तो वेरिएंस ऑफ I टाइम रैंडम वेरिएबल, तो I का वेरिएंस बाहर आएगा I स्क्वायर बन के, वेरिएंस ऑफ log xi, और क्वेश्चन में बता रखा है कि log xi का वेरिएंस 1 है, तो ये आपका I स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन में बता रखा है कि इस नोटेशन को आप सिग्मा स्क्वायर मानो। तो यहां से मुझे ये समझ आया कि जो log w है वो नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है। अब हमसे पूछा है कि log w का वेरिएंस क्या है, बताइए जी, वेरिएंस क्या है ना, log w का वेरिएंस क्या है? हाँ, मतलब w का वेरिएंस क्या है, यस। सो w का वेरिएंस क्या है, तो यही तो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है कि अगर log x हमारा log w अगर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है तो वेरिएंस ऑफ log w क्या होगा। ये कोई ऑप्शन इस तरह का बनेगा? सर उस तक ही नहीं आ पा रहे, मतलब आपने इतना तक किया, उतना तक ही केवल। अरे मैडम यही तो निकल के आ गया, x को w दे दो ना, कहाँ कंफ्यूज होते रहते हो आप, यही तो आंसर है इस क्वेश्चन का, x ही तो w है, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो आप। log w का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? log नॉर्मल हो जाएगा तो उसका राइट फार्मूला से हाँ क्या होगा बताइए मुझे आंसर आप। अगर log w नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर मतलब w log नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ w? वेरिएंस सर e टू द पावर, मतलब जो वेरिएंस है वो राइट सिग्मा स्क्वायर। तो कहाँ कॉम्प्लिकेट हुआ मुझे बताइए, आप कहाँ कॉम्प्लिकेट हुआ है मेरे से? तो फिर सर वही राइट आंसर आएगा तो हम क्यों उतना क्यों करेंगे, मतलब सेम क्वेश्चन खुद से पूछो ना, आप जो मुझसे पूछ रहे हो कि जब सब कुछ दिया हुआ है इतना क्यों कर रहे हो आप, आंसर डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहा आपका, एग्जाम में क्यों टाइम किल करते हो आप, जैसे यही तो सीखना है आपको। क्योंकि जैसे आप जो मुझे सब कुछ दिया हुआ इतना क्यों करना है, तो वही तो सेम मैं भी कह रहा हूँ आपसे, जब क्वेश्चन में सारे इन्फॉर्मेशन है तो क्यों आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हो। यही तो सीखने की जरूरत है आपको कि कहाँ फंस, अब जैसे ये क्वेश्चन किया आपने, आप फंस गए, तो आपको ये देखना ना कहाँ गलती कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती फिर ना करें। सर प्लीज क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा सर। जी जी, तो ये 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस तरह से था। मैंने पूरे सेम स्टेप्स अप्लाई किए लेकिन एट द एंड में हाँ वही सीखना है आपको ना, क्योंकि मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ ना आपको, मैं क्या चाहता हूँ कि आप सीखो और आप एक ही गलती जो बार बार करो वो ना करो, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए, मैं तो यही चाहता हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ आपको यही समझना कहाँ प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन देख के आप डर जाते हो पहली बात, तो आपको लगता है कि आपसे होगा नहीं, फिर आप वहीं छोड़ देते हो उसको, फिर डाउट पूछ लेते हो। लेकिन आप ट्राई करके देखो, एंड स्टेप तक जाओ, जहां आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेट हो रहा है फिर भी सॉल्व करो, कॉम्प्लिकेट होने के बावजूद सॉल्व करो, आप कॉम्प्लिकेट हो रहा है फिर भी सॉल्व करो, एक आंसर निकालने की कोशिश करो, क्वेश्चन बार बार पढ़ो, जो कॉम्प्लिकेटेड हो क्वेश्चन वापस जाओ कि क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, क्वेश्चन में सारे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होते हैं, तो जहां कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्वेश्चन बार बार पढ़ो कि क्वेश्चन क्या था, फिर उसमें देखो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा जो आप मिस कर रहे हो, ये चीज है। जैसे आप समेशन में फंस रहे थे, यहाँ इन्होंने आसान बना रखा है क्वेश्चन को, तो वही आपको जब फंस रहे हो क्वेश्चन रीड करो अगेन अगेन, बार बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर वापस सॉल्व पे आओ, इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो 19 हो गया। 20, अच्छा तो 20 हमने कल किया था शायद, देख लेते हैं, तो इधर से करता हूं। 20 जो है 20 किया था क्या, नहीं, अच्छा तो ये तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, चलो कैलकुलेशन पेपर नहीं, आसान है, तो दिख रहा है ना वहां से। कंडीशनल हाँ, कि मैं अगर ऐसा सोचने की कोशिश करूं कि
लेकिन ये क्या है, एक्स वाई भी जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूशन, ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। ये तो कंडीशनल ही दिख रहा है यहाँ पे, y गिवन x क्या होगा, सर y given x gamma 2 comma 1 plus x और x का पीडीएफ क्या है, x का सर यूनिफॉर्म 0 होगा। लेकिन यहाँ तो इन्होंने x का सपोर्ट मोर देन इक्वल टू 0 कर रखा है, लेस देन 1 करना पड़ेगा ना, फिर सपोर्ट में मिस्टेक है इसका मतलब सपोर्ट तो इन्होंने x y दोनों मोर देन इक्वल टू 0 कर रखे हैं, ये दिक्कत है। वैसे दिख तो रहा है कि वहां से बन जाएगा, लेकिन पूछा क्या एक्सपेक्टेशन, सो उससे आंसर आंसर तो आ जाएगा ना, गामा 2 माइनस गामा 2 है ना, सो 2 कॉमा बीटा की जगह 1/1 प्लस एक्स है अगर वैसे लिखे तो, सो मीन आ जाएगा 2 इंटू दिस। लेकिन y के डोमेन को वो करना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज यहाँ प्रॉब्लम है, मतलब जैसे x जो है यहाँ 0 से एक्स वाई दोनों 0 से इन्फिनिटी कह रहे हैं, तो उस केस में दिक्कत है ना, एक्स वाई दोनों 0 से इन्फिनिटी है तो। अच्छा, इसको अगर इंटीग्रेट करें हम पूरा तो क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा 1 आएगा, जॉइंट पीडीएफ बनेगा, ये नहीं बनेगा। देखो ये कुछ इस फॉर्म का है ना, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, डायरेक्टली कंडीशनल ही लग रहा है, या x के सपोर्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा तब जाके होगा, x 0 to 1 करना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर करेंगे तो मुझे क्या चाहिए उसके लिए, y गिवन x, सो सर गामा होता तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर होता ना। नहीं एक मिनट, आप ये कह रहे हो, मैं अगर फिट करने की कोशिश करूं, गामा 2 माइनस 1 e की पावर माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, तो पीडीएफ क्या रहता है, गामा अल्फा, इसकी पावर क्या रहती है, बीटा की पावर अल्फा, अल्फा, ओके, तो x प्लस 1 है, लेकिन x प्लस 1 हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे अगर चाहो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 पीडीएफ बनाएगा इसका, नो प्रॉब्लम। एक काम करो, इसको हम मार्जिनल से उससे करते हैं, हम ट्राई करते हैं, अभी क्वेश्चन सही मान लेते हैं सही है, तो उस केस में क्या होगा, अगर गामा बनाओगे तो 1 प्लस एक्स इसका पीडीएफ आ जाएगा, 1 प्लस एक्स पीडीएफ एक्स का बनेगा, फिर तभी तो गामा बनेगा। हाँ एक मिनट, चलो देखते हैं। तो अभी अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये जॉइंट पीडीएफ है, पहले बात इसमें जॉइंट पीडीएफ लग रहा मुझे, अगर जॉइंट पीडीएफ होता भी, अगर तुम्हें fx ऑफ x निकालना हो, चलो मैं अगर fx ऑफ x निकालूं तो क्या होगा, देखो जरा, तो ये होगा y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो y वाला टर्म अलग कर देता हूँ, y e की पावर माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स डी वाई, सो y e की पावर दिस है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाहर भी कर सकते हो क्योंकि मुझे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो y वाले टर्म्स आएंगे 0 से इन्फिनिटी। अभी बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये बाहर है ना, मैंने इसको बाहर कर दिया ऑलरेडी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, गामा 2 अपॉन, बोलो भाई, या इनटू, अरे मेरे भाई तुम लोग ये फॉर्मूला पता है ना, देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये बताओ, जैसे x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस बीटा x dx, इसका क्या आता है आंसर, गामा अल्फा अपॉन बीटा की पावर अल्फा, गामा अल्फा अपॉन बीटा की पावर अल्फा। क्या ध्यान रखो, बीटा के वहां जो मैंने बीटा लिखे हैं इस फॉर्म में अगर लिखा हूं तो ये है, इसी में बीटा की जगह मैं 1 बाई बीटा लिखता, मतलब यहाँ हो जाता
कि e की पावर माइनस एक्स बाई बीटा लिखता, तो यहाँ क्या आ जाता, बीटा की पावर अल्फा इंटू में, यही ना, देखो ये बनेगा ना, अगर बीटा को 1/बीटा लिख दूं, मतलब ये इस तरह से, तो इसका आंसर ये आएगा, कोई भी यूज कर लो। तो क्या आएगा यहाँ से देखो, अल्फा 2 है तो गामा 2 इंटू, अगर यहाँ पे है तो इंटू में लिख दो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा गामा 2 तो 1 हो गया तुम्हारा, तो 1 प्लस एक्स बन गया, और x मोर देन इक्वल टू 0। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अभी पीडीएफ ही नहीं बनाएगा, ये पीडीएफ होगा अगर 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करो 0 से इंफिनिटी में, नहीं सर, इंफिनिटी हो जाएगी, तो इसको बाउंड करना पड़ेगा। तो यहाँ सपोर्ट में थोड़ी गलती लग रही है ना इसको में, सो थोड़े सपोर्ट में मिस्टेक है, क्योंकि ये आ जाएगा, चलो डिवाइड कर भी दोगे तो यहाँ से y गिवन x, मतलब अगर सपोर्ट पे ध्यान ना दे हम, तो यहाँ y गिवन x निकालोगे, सो f ऑफ y गिवन x जो बता रहा था ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वो गामा बन जाएगा, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, तो ये y अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो जिसने क्वेश्चन बनाया उसी कॉन्सेप्ट पे बनाए बट सपोर्ट का ध्यान नहीं रखा है ना, तो वो उसने बस मान लिया सही है, तो ये जो निकालोगे ये y मोर देन 0 आ जाएगा, और ये डिस्ट्रीब्यूशन है, सो y गिवन x इक्वल टू x का डिस्ट्रीब्यूशन है गामा, अब यहाँ पे मैं वो वाला पीडीएफ यूज कर रहा हूँ, तो x अल्फा की जगह है 2 और बीटा की जगह है 1 प्लस एक्स, तो मीन हो जाएगा 2x, तो यहाँ से मीन आ जाएगी 2x, तो मतलब 2x यहाँ से मीन जो आ जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे देखोगे रियल सेंस में इसमें गलती है क्योंकि सपोर्ट इसने ध्यान नहीं रखा है, वैसे तो आंसर आ जाएगा, तो करेक्ट कैसे होगा, x का सपोर्ट बाउंड कर दो, मतलब x का सपोर्ट अपना s कोई है नॉट मोर देन 0, सो यहाँ पे आएगा, ये 20वां क्वेश्चन है, तो यहाँ x नॉट x बिलोंग्स टू सम सपोर्ट ऑफ x, ये पता नहीं क्या है, तो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं, यहाँ भी लिख देता है ऐसे ही x बिलोंग्स टू s, तो उस तरह से, क्योंकि ऐसे इन्होंने लिख तो दिया, बट प्रॉब्लम ये है कि 0 पे ये पीडीएफ ही नहीं बना रहा था, पीडीएफ होगा किसी सपोर्ट पे पीडीएफ बनेगा, कोई ऐसा इंटरवल फॉर एग्जांपल 0 to 1/4 इस टाइप का कुछ बनेगा तो उस पे बन सकता है उस तरीके से, तो आंसर ऐसा आ जाएगा, ये सपोर्ट का ध्यान नहीं रखो तो ऐसे ही आंसर तुम्हें मैच कर जाएगा। क्या किया हमने, y गिवन एक ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल करो ये बन जाएगा, ये गामा बन गया और उससे आंसर आ गया, तो आंसर तो आ गया, बट यहाँ थोड़ा सा इसमें थोड़ी मिस्टेक है सपोर्ट में, सपोर्ट इसको करेक्ट करना पड़ेगा, बाकी ठीक है ना। अप्रोच ये रहेगा, अगर क्वेश्चन सही होता तो अप्रोच ये रहता, तो अप्रोच क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से आएगा, तो थोड़े से इसमें सपोर्ट ठीक करना पड़ेगा, बाकी सॉल्यूशन तो ये सही है, सॉल्यूशन ये सही, सपोर्ट क्या, एक्स के सपोर्ट ठीक करने पड़ेंगे बस, एक्स का सपोर्ट क्या है उसके हिसाब सुटेबल सपोर्ट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, तो 20 के बाद कौन सा, 21 तो कल किया था हमने, यहां से देखो 19 हो गया, 20, 25, 22 देखो एक बार, सो 22 कह रहा है कि x नॉर्मल 0 1 है, ओके, x नॉर्मल 0 1 है, और y रैंडम वेरिएबल है, y बराबर x बार प्लस w, सो y बराबर x बार प्लस w, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, y बराबर x बार प्लस w, w नॉर्मल 0 और w अलग है, नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, और x1 x2 xn ठीक है, सैंपल अगर है तो पूछ क्या रहा है इसमें, फिर से ये आई थिंक है ना, यहाँ फिर से मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन एक्चुअली ये है, e ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y, ये कैलकुलेट करके देखो मैच कर रहा है, इससे आ जाएगा, तो x गिवन y इज इक्वल टू y, तो यहाँ से y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, अगर आप देखोगे, और x बार लिखने का क्या मतलब था, x ही है एक्चुअली, x प्लस w होगा, ठीक है ना।
तो यहाँ जो होगा एक्चुअली x जो तुम्हारा है, अब इससे सॉल्व करके देखो आ जाएगा। सो इसको x प्लस वाई लो, अगर मान लो ऐसा है x प्लस डब्ल्यू लो, दिस इज दिस, x नॉर्मल 0 1 है और w आपका नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, तो x प्लस w का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो और ये कैलकुलेट करो, ठीक है ना। क्वेश्चन करेक्ट कर देता हूँ, इसमें मिस्टेक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा x प्लस डब्ल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, तो y निकल के आएगा आपके पास इंडिपेंडेंट कंसीडर करना पड़ेगा, हाँ, वरना कोवेरिएंस देगा फिर, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे तो कोवेरिएंस देगा, तो हो जाएगा ना। तो इंडिपेंडेंट कंसीडर कर लेते हैं, तो x प्लस इंडिपेंडेंट है तो नॉर्मल 0 और वेरिएंस रहेगा 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर। अब जस्ट e ऑफ x गिवन y का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। नॉर्मल बना है क्या? हाँ हाँ इंडिपेंडेंट, यस। तो इसको इंडिपेंडेंट लेके किसको, x और w को, हाँ x w बाई x एंड w आर इंडिपेंडेंट, w और x जो है नॉर्मल 0 1। अब इसको सॉल्व करके देखना, मतलब अप्रोच समझ आना चाहिए करना, इसको सॉल्व करके देखो। अब x नॉर्मल 0 1 है, w नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, दे आर इंडिपेंडेंट, ये तो बाद में आया y, तो w नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है और दोनों इंडिपेंडेंट है, ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो बोथ आर इंडिपेंडेंट, सो दिस आर इंडिपेंडेंट कंसीडर करो। अब y x प्लस w है, तो बताओ x गिवन y इज इक्वल टू y क्या होगा, ये फाइंड करना है। सर इसका जो फॉर्मूला है ना वो म्यू x प्लस सिग्मा, जी जी जी, रो सिग्मा x बाय सिग्मा y। हाँ हाँ, तो ये था, डायरेक्टली लिख लो यहाँ से। सो अगर मैं मान लो xy हमारा बाईवेरिएट नॉर्मल बनाता है तो 0 1 है इस तरीके से, और इसके बीच का वो निकाला जा सकता है कोवेरिएंस बिटवीन x w इंडिपेंडेंट है 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से देख लेना x y के बीच का 1 आ जाएगा, जो भी आएगा देख लेना। तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये म्यू 1 प्लस रो क्या था, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 y माइनस म्यू 2, है ना। तो ये आप यूज कीजिए, ये अप्रोच है ना। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ आना चाहिए अप्रोच क्या होगा, तो इसे ये अगर क्वेश्चन गिवन है इस अप्रोच से आप कर लेंगे। ये है सर क्वेश्चन 5 नहीं हो रहा सर। अब 5 पे फिर आप वापस आ गए अभी। अब क्या नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? सर इसमें बीटा का वैल्यू नहीं निकल पा रही, मतलब निकल रहा है लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा। पूछा क्या है आपसे, x लेस देन इक्वल टू 3 गिवन y मोर देन इक्वल टू 2, तो मुझे लग रहा है बीटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर बीटा का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका वैल्यू सर 3/2 आ रहा है, लेकिन इसमें 1/4 है, तो वो 3/2 है ही। फालतू टाइम वेस्ट करते रहते हो क्वेश्चन में, जिसकी जरूरत नहीं है क्यों उसको हम फाइंड करेंगे, हमें बीटा की जरूरत ही नहीं है। बीटा का वैल्यू नहीं, मैं अल्टीमेट वैल्यू एक्चुअली इसका आंसर 1/2 है, वो 1/4 दो बार दिया है। अच्छा हाँ, ये 1/2 होगा, बट यहाँ पे आपको बीटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये कह रहा हूँ। बीटा नहीं निकल रहा है सर, मैंने अल्फा से कर ली थी, लेकिन मुझे आंसर नहीं आ रहा था मैच। जैसे इसका आंसर ठीक है मैच, देखो आप हमेशा कोशिश करो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या निकालना है, तो जो फाइंड करना है सीधा वहां फाइंड करना शुरू करो कि क्या क्या जरूरत पड़ रही बीच में, वो देखो आप, मतलब कुछ और मत करो। जो कोई क्वेश्चन है सीधा ये कैलकुलेट करना शुरू करो, अब देखो उस दौरान आपको क्या क्या जरूरत पड़ रही है, देन गो बैक एंड सी वो दिया है कि नहीं दिया है। तो बहुत सारी, कई बार क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इरेलीवेंट होते हैं जिसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें, तो उसको लेके टेंशन नहीं लेना है कि वो क्यों है या कैसे यूज करेंगे। तो इस तरह से है। अच्छा ये 1/4 दो बार दिया था, यहाँ 1/2 आएगा इसीलिए, ओके इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, सब करेक्ट होगा पहली बार में, मिस्टेक्स। नेक्स्ट बताओ। 22 हुआ ना, 22 में भी करेक्शन ही था। 22 के बाद है क्या है, 43 25 में आपसे पूछ रहा है कि x1 x2 xn be a random sample from a population having density function as this, x की पावर बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 x मोर देन 1। अच्छा तो ये पीडीएफ बनाएगा,
1 से इन्फिनिटी में अगर इंटीग्रेट करें तो 1 देगा ये। पहले तो बीटा देखो, जरूरत पड़ेगी बीटा निकालने की या अच्छा ये तो बीटा यहाँ क्या है, पैरामीटर है। एस्टिमेटर ऑफ बीटा पूछ रहा है आपसे। मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ बीटा। पहली बात तो मुझे लग रहा है ये पीडीएफ में यहाँ भी लिखने में गलती की है, चेक कर लेते हैं। ये पीडीएफ है पहली बात, x की पावर बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, ये कौन सा पीडीएफ होगा? ये 1 आती है? नो सर नहीं है। नहीं सर, इन्फिनिटी हो रहा है। x की पावर बीटा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस 1, यही तो है। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे 1 से इन्फिनिटी में तो यहाँ से तो ये अगर डिपेंड करता है, पावर तो 1 ज्यादा हो गया तो इन्फिनिटी आ जाएगा ये। तो यहाँ पे एक्चुअली तो क्या होगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। पीडीएफ में चेंज आएगा, पीडीएफ में क्या चेंज आएगा देखना पड़ेगा, उसके साथ बाकी आपको पता तो है ही कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का होता है, जहाँ पे आता है कि जैसे ये होता ना बीटा प्लस 1 टाइम x की पावर बीटा, तो बनेगा बीटा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, तब भी 1 से इन्फिनिटी में दिक्कत है। ठीक है, इसमें मिस्टेक है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा ये सबको। नेक्स्ट बताओ इसको। 24 यहाँ कह रहा है कि x1 x2 xn इंडिपेंडेंट पॉइसन रैंडम वेरिएबल है, तो फाइंड x इन टर्म्स ऑफ t। ये तो हमने सॉल्व किया था पहले, तो आप क्या करो, find x in terms of t such that this is this phi x sufficient large n, है ना। सर ये SN क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा। Sn sum of random variable होगा, यहाँ पे लिखना चाहिए इसको। Sn is a sum of x1 x2 xn, वो होगा। क्यों लिखना चाहिए ना कि Sn क्या है। सम से ये नहीं होता। हो जाएगा ना। देखो अगर आप Sn आपके पास है आ जाएगा, उससे आंसर निकाला था, मैं सिंपलीफाई कर दूंगा। आएगा ना, x1 x2 xn ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, पॉइजन क्या है वहां पे विथ मीन 1 to n। अच्छा जो x i's हैं वो पॉइजन i है ना, और वो इंडिपेंडेंट है, तो x i's आर पॉइजन i एंड Sn 1 से n तक है यहाँ पे। तो क्या आएगा यहाँ से, आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो इसका क्या है, मीन वेरिएंस नहीं निकाल लोगे, इसका मीन निकालो। हो जाएगा सर। तो थोड़ा ट्राई करके देखिए, Sn हो जाएगा। उसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, फिर वो आप उसको बनाइए, इधर z बना लीजिए, उधर जो बनेगा वो x के इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यस सर, वो मैंने पॉइजन आई को पॉइजन 1 कंसीडर कर दिया। हाँ विथ मीन 1 2 3 n है ना, तो x पॉइजन 1 पॉइजन 2, उससे ट्राई करके देखिए, हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। मतलब मेनली क्वेश्चन का अप्रोच देखो, कई बार क्वेश्चन गलत तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो आपको देखो कि उसका अप्रोच क्या होगा। क्वेश्चन करेक्ट होता
तो अप्रोच क्या होगा, उसका अप्रोच पता है आपको, ये चीज़ है सीखने के लिए। नेक्स्ट क्या है? 25 में मिस्टेक है, इसमें पीडीएफ ना, इसको मॉडिफाइड पीडीएफ इन्होंने गलत टाइपिंग हुआ है, कुछ पीडीएफ मिस्टेक है इसमें, ठीक है। तो पीडीएफ करेक्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आंसर आएगा। तो यहाँ पीडीएफ गलत है ये। बाकी मेथड ऑफ मोमेंट कैसे निकालते हैं पता ही आप लोगों को, ex = x बार करो, उससे पैरामीटर की जो वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज द मेथड मोमेंट एस्टिमेटर, वो चीज़ है। तो इसमें पीडीएफ गलत है। जैसे एग्जाम में इस तरह गलती हो तो उसको सॉल्व करो, अगर लगे कुछ है तो उस इमीडिएटली स्किप करके आगे बढ़ो एग्जाम में, ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम किल करोगे, नहीं भी हुआ तो बेटर, उससे एंड में वो क्वेश्चन करो जो थोड़े टाइम टेकिंग वाले हैं। नेक्स्ट है क्या आगे? तो 25 यही था, आगे 43 से पहले कोई है देखो, उनको 43 में डाउट है, इसलिए आप देखते हैं, रुको। ये तो हमने सॉल्व किया था शायद, यही क्वेश्चन देखते हैं। A be the matrix of order 4 with rational entries and eigen values हैं A are 1 plus root 2 और minus root 2। So A एक मैट्रिक्स है जिसमें रेशनल एंट्रीज है और A की आइगन वैल्यू है एक 1 प्लस रूट 2 और एक है 0 माइनस रूट 2। आप लोग जानते हो ना कि क्या होता है, जैसे A प्लस आयोटा भी किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है, तो उसके साथ दूसरा आइगन वैल्यू क्या होगा जो श्योर रहेगा? A माइनस आयोटिक कॉन्जुगेट। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा। एक्चुअली ये जो 1 प्लस रूट 2 है, इस तरह के टर्म आएंगे, तो अगर 1 प्लस रूट 2 एक रूट है किसी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, मतलब आइगन वैल्यू है, तो साथ में 1 माइनस रूट 2 भी एक रूट होगा, 0 माइनस रूट 2 है तो 0 प्लस रूट 2 भी होगा। ये कॉन्जुगेट है एक दूसरे का, ये भी कॉन्जुगेट, वहां a प्लस आयोटा भी एज ए कॉन्जुगेट लेते हैं आप, सेम यहाँ पे भी होगा। तो इसने कहा है कि a ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स है जिसके पास ये आइगन वैल्यू है। सो नाउ यू हैव दिस 4 आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो अब तो हो जाएगा, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग आप m की आइगन वैल्यू निकाल लेंगे, और जब m की आइगन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग आइगन पर पुट करना है आपको, तो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू फाइंड करने के बाद प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। ठीक है जी श्रिया? यस सर। हाँ, तो इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर मैच कीजिए, हो जाएगा। सो दिस 4 आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग 4 आइगन वैल्यू यहाँ भी आएंगे, आप वो पुट कीजिए, लैम्डा 1 थोड़े कैलकुलेट। रेशनल है, मतलब a प्लस आयोटा b की टर्म्स में कैसे लिया इसका मतलब? ये तो एक रेशनल और इरेशनल का सम है ना? जी जी जी, जैसे ऐसा आता है a प्लस रूट b, जहां पे b इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें सारी रेशनल एंट्रीज हैं, तो जो भी इसके आइगन वैल्यूज, जहां पे a प्लस रूट बी आइगन वैल्यू होगी, यहाँ पे a माइनस रूट बी विल आल्सो बी एन आइगन वैल्यू। ये प्रॉपर्टी है, लाइक यू नो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज कम्स इन पेयर, सेम थिंग दिस रूट्स जो होगा इस टाइप का, दे विल आल्सो कम इन पेयर। ये भी थ्योरम है, जैसे कॉम्प्लेक्स के लिए आप जानते हैं, सेम इसके लिए भी है। सो इट विल आल्सो कम इन पेयर, स्पेशली यहाँ पे बता रखा है रैशनल कोएफिशिएंट्स हैं, तो मतलब रेशनल एंट्रीज है मैट्रिक्स की। तो कोई भी आप लेके दे, एग्जांपल के लिए कोई एक मैट्रिक्स बनाइए जहाँ पे इस तरह का आ रहा होगा, तो ये आएगा ही साथ में, कॉन्जुगेट आएगा ही, इसीलिए। सर इसके बाद कैसे करें थोड़ी बात है। हाँ, इसके बाद आप क्या करेंगे कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको 4 आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा m का, है ना। तो a की 4 आइगन वैल्यू मुझे पता है, सो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे m की चारों आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सो m तो पावर्स ऑफ a का लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, तो पुट कर दो, जहां जहां a दिख रहा है वहां पे आइगन वैल्यूज पुट। हाँ, तो जस्ट एग्जांपल के लिए देखो भाई, जैसे एग्जांपल के लिए रूट 2 एक आइगन वैल्यू है a का, तो रूट 2 के करस्पॉन्डिंग m की आइगन वैल्यू क्या आएगी? जहां जहां a दिख रहा है ना वहां रूट 2 रख दो, रूट 2 की पावर 4 माइनस रूट 2 की पावर 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा ये कैलकुलेट करके। ऐसे लैम्डा 2, ऐसे तो लैम्डा मान लो इसके लैम्डा 1 आया, ये पुट करो लैम्डा 2 आएगा, ये पुट करो लैम्डा 3 आएगा, ये पुट करो लैम्डा 4 आएगा। तो ऐसे करके मुझे m के चारों आइगन वैल्यू मिल गया। अब m की चारों आइगन वैल्यू पता है मुझे, तो m की ऑल 4 आइगन वैल्यू, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज द डिटर्मिनेंट। यही पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट क्या होगा मैट्रिक्स का।
ये है, अगर इनमें से एक भी जीरो आ गया, डिमांड जीरो में आएगा नहीं क्योंकि -72 है, तो नॉन जीरो वैल्यूज ही आएंगी, फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके 43 बाद 47 कह रहा है कि a bias coin, ये है ना, फिर से प्रॉपर्टी वाले गलत कर रखा है, a bias coin which lands head with probability 1/10। अच्छा, सो बायस है तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/10 है और टेल की प्रोबेबिलिटी 9/10 है, ठीक है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/10 है और टेल की प्रोबेबिलिटी 9/10 है। अब इसको आपने 200 टाइम फ्लिप किया कॉन्जिक्यूटिवली, 200 टाइम्स। सो गिवन एन अपर बाउंड ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट इट लैंड्स एटलीस्ट 120 टाइम। तो क्या प्रोबेबिलिटी है ये कम से कम 120 टाइम given the upper bound, अच्छा अपर बाउंड बताना है, give the upper bound on the probability that it lands at least 120 times। so मतलब 120 is what? सर 77 इक्वालिटी से नहीं होगा? नहीं, इसमें क्वेश्चन में एटलीस्ट 120 टाइम क्या हेड्स होगा, हेड्स एटलीस्ट 120 टाइम, मतलब ये है जैसे 200 बार टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 120 बार हेड आएगा, जैसे हेड का केस होगा यहाँ मिस किया है। सो 120 टाइम हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये निकाल सकते हो आप, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। सो ईच आउटकम में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। तो ईच आउटकम में हेड या टेल, तो हेड इज सक्सेस मान लो ऐसा है, तो हमने x1 x2 xn x2 100 ये है देयर आईडी, और ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? एक कॉइन को टॉस कर, हाँ अगर आप टॉस कर रहे हो तो हेड आएगा, दो ही आउटकम है हेड या टेल, तो सक्सेस अगर हेड के लो तो बाइनोमियल 1, p हो जाएगा, आप मतलब बर्नौली ले लो, वही बात है, बाइनोमियल हो जाएगा। तो ये बर्नौली p ले लो हेड की प्रोबेबिलिटी को 1/10 को, तो यहाँ से क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, ये पूछना चाह रहा है कि समेशन xi फ्रॉम 1 to 200, ये जो आएगा दिस विल बी मोर देन इक्वल टू 120, ठीक है ना। तो मैं क्या ले रहा हूं, जो xi है 1 होने का मतलब मैं ले रहा हूं हेड, और xi को 0 होने का मतलब मैं ले रहा हूं टेल, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग। तो बर्नौली बना दिया इसके हिसाब से। तो अब ये निकाल पाएंगे, क्या करेंगे हम, बाउंस लगाना चाहेंगे, बाउंस लगा ट्राई कर सकते हैं। सर नॉर्मल एप्रोक्सीमेशन इज पॉसिबल? यस, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन भी ट्राई कर सकते हैं। सर ये मैंने मार्कोव इक्वालिटी से किया था। मार्कोव से आ जाएगा, देख लो मार्कोव से भी आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू क्या, ex, इसका मीन कितना आएगा, ये तो बाइनोमियल हो गया ना, अब तो बाइनोमियल 200, 1/10 यही बनेगा। तो दिस इज बाइनोमियल 200 1/10, तो e ऑफ दिस, लेट्स से इसका नाम y रख दो, तो मीन क्या आएगा, npq 200 into 1/10 into 9/10 अपॉन 120, क्या होता है मार्कोव इक्वल, हाँ मीन लेना है तो npq कर दे। ओ सॉरी मीन लेना है, हाँ मैंने यहाँ पे एक वेरिएंस लिख दिया, यस। सो मीन जस्ट np, क्योंकि समेशन xi फॉलो बाइनोमियल 200, 1/10, तो np अपॉन दिस। देखो कैलकुलेट करें क्या आंसर दे रहा है। तो ये मतलब अब आपके सिलेबस में जो इनइक्वालिटीज हैं, बर्नौली है, चेबीशेव्स हैं, दो इनइक्वालिटी हैं, और तो उस पे ही फिट बैठ जाएगा। 1/6 आएगा 20/120, तो 1/6 का अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, 0.16। हाँ 0.1, ये लोअर बाउंड है, ये लोअर बाउंड एक्चुअली आपने देखा होगा आंसर की जैम एमएस का, तो वहां पे कैसे लिखते हैं लोग, जैसे रेंज है ना, जैसे 0.16 अप्रॉक्स आया, तो यहाँ पे आंसर होगा 0.15 से 0.18,
इस तरीके से आंसर होगा। तो ये आप यहाँ जो दिखता है ना, अगर एग्जैक्ट नंबर आ रहा है कोई इंटीजर तो वो एग्जैक्ट रहेगा, अदरवाइज जो इस पोर्टल में दिखाता है अदरवाइज वो लोअर बाउंड दिखा रहा है। तो आंसर एग्जैक्टली नॉट 0.15, इसके बी इस तरह का रेंज होती है। अपर बाउंड यहाँ दिखाता नहीं, ऐप में दिखाता है आई थिंक, जो फोन में खोलोगे ना तो वहाँ वो रेंज दिखाता है, यहाँ पे नहीं दिखाता है। सो ये इस तरह का, ये लोअर बाउंड लिखा हुआ है, मतलब ये रेंज का, ये रेंज होता है उसकी लोअर लिमिट है, तो आंसर ठीक है। मतलब जैसे आप 0.16 एंटर करोगे अपने उसमें तो आपको ट्रू आ रहा होगा, उसमें करेक्ट दिखा रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। ये है। ओके, नेक्स्ट जो था सर एक 35 रुको 51, इसका तीनों कर देते हैं। 51 जो है कि वैल्यू ऑफ 1 बाई दिस। ओके, तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं कोशिश करना है कि सीरीज के फॉर्म में कुछ आ जाए। तो लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी, दूसरे डिनोमिनेटर जो हो तो इजीली इंटीग्रेशन बन जाएगा और न्यूमरेटर भी बन जाएगा। देखो अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो ये आपका लिमिट ऑफ न्यूमरेटर, लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कुछ ऐसा है ना, मैं लिमिट अलग अलग कैलकुलेट कर देता हूं। समेशन n अपॉन n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, k फ्रॉम 1 टू n माइनस 1, यही है। सो इसको ये जो क्वेश्चन अभी लिखा है मैंने, ये तुम देखोगे गेट 2019 का पहला क्वेश्चन है, यही है मतलब जो मैथ्स पोर्शन का है। सो ये हालांकि है ना, ये सिंपल है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई n समेशन k फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 1 बाई, अच्छा तुम n से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, एक n मैंने पहले n स्क्वायर कॉमन लिया, फिर वो बाहर वाला n आया, n स्क्वायर इधर से आया, कट के 1 बाई n बना। दिस कैन बी रिटन एज k बाई n होल स्क्वायर, और ये आप लोग जानते हो। सो दिस विल बी 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx, 0 to 1 हो जाएगी ये, क्योंकि ये k बाई n जो है ना वो x बनाता है, तो k जब 1 है तो 1 बाई n, और ये लिमिट भी यूज करोगे आप तो ये 0 पे जाएगी। k को n रखोगे, n बाई n माइनस 1 अपॉन n, दैट विल लीड टू 1 व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये बन गई है tan इनवर्स, ये पाई बाई 4 आ गया, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4। तो ये तो आपका जो डिनोमिनेटर का आंसर आ गया। सिमिलर वे में न्यूमरेटर का आंसर निकाल लेते हैं। तो न्यूमरेटर को समेशन में लिखोगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हो आप 1 बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, k फ्रॉम 1 टू n माइनस 1। सेम स्टोरी यहाँ लगाओ। तो आप तो मैथ्स बैकग्राउंड के हो, आपको ये सब आना चाहिए। तो यहाँ से है ना, श्रिया ने पूछा है ना, तो मैथ्स बैकग्राउंड के लोगों को तो आना चाहिए सब ठीक से। सो यहाँ से सर ये वाला सैंडविच थ्योरम से नहीं होगा? सैंडविच से ये नहीं होगा, इसमें हम n स्क्वायर कॉमन लेते हैं, क्या बनेगा आपको देखना पड़ेगा। दो तरह के क्वेश्चन है इसमें, तो ये डायरेक्टली इंटीग्रल में फिट बैठ जाएगा, फिट बैठेगा ना जी, बाकी लोग देख लो। अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। हाँ, ये डायरेक्टली जो फिट नहीं बैठेगा वहां फिर सैंडविच लगाना पड़ेगा, ये है। सो लिमिट ये डायरेक्टली हो गया। अब तो आपके पास सीधा सीधा आ गया कि इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से 1, ये कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1, और ये पाई बाई 2 होगा जी, साइन इनवर्स ना। तो पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 4 कितना आता है, देखिए आंसर है 2। तो यहाँ पे ये बीच में बॉर्डर आ गया है। सो इस तरीके से आ जाएगा, देखिए 2 ही होगा इसमें। यस सर, आंसर 2 है। ठीक है ना, देखिए 2 है ना यहाँ पे, ठीक है। सो न्यूमरेटर पाई बाई 2, ये पाई बाई 4, कट के 2 आ गया। चलिए यहाँ 2 है, ओके। सो नहीं, ये आपका हो गया डाउट। तो ये सब में गलती नहीं है, सब थोड़ा ठीक क्वेश्चन है ये। अब किनका रह गया, तो 20 25 हो गया, 19 हो गया, ये हो गया, आगे 30 32 हुआ कि नहीं देखो। सो 30 हुआ था। 30 कह रहा है कि yi जो है IID रैंडम वेरिएबल जिसका ये डेंसिटी है ना। तो एक मिनट, ये जो
तो यहाँ पे ये अल्फा है ना, यहाँ अल्फा है, ये थीटा है। तो आपसे पूछ रहा है कि वाई आई जो है रैंडम वेरिएबल है हैविंग डेंसिटी फंक्शन। यानी इसमें कुछ प्रॉब्लम इस सॉफ्टवेयर में सर दिखाता है, तो क्या पीडीएफ है एक बार लिख लेते हैं। सो एफ वाई ऑफ वाई जो है अल्फा वाई की पावर, या ए लिख सकते हो, अल्फा वाई की पावर अल्फा माइनस ए माइनस वन, थीटा की पावर अल्फा या ए, ई की पावर माइनस वाई अपॉन थीटा, इस पूरे की पावर अल्फा। ठीक है, तो अल्फा मतलब ए है, यहाँ थीटा है। आपके पास पूछ रहा है कि ए एंड थीटा अननोन है, तो एमएलई बताओ थीटा का। सो एमएलई ऑफ थीटा चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये क्यों जो दिख रहा है ये थीटा है। हाँ तो आ जाना चाहिए, इसमें क्या है, जस्ट आपको रिड्यूस करना है। अच्छा अल्फा तो नोन है तो और आसान हो गया, अल्फा तो नोन है ना। सो अल्फा अगर नोन है तो और इजी क्वेश्चन है कि यहाँ पे अल्फा इज नोन एंड थीटा अननोन। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके टेस्ट में, देखो क्या दिख रहा है वहां पे। सो एमएलई ऑफ थीटा इज, थीटा का एमएलई फाइंड करना है। तो उसमें क्या दिक्कत है भाई, एमएलई निकालो, ये तो पहले भी किया हमने सॉल्व इस तरह के क्वेश्चंस। यू राइट लाइक्लीहुड फंक्शन, सो जस्ट, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा 4-5 क्वेश्चन तुम अगर पीवाईक्यू के भी कर लोगे तो इस तरह के क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, है ना। वो वाला बात आंसर मिले, बट एटलीस्ट आपको पता हो ना सर, एमएलई हर साल आता है, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर हर साल आते हैं। तो तुम अगर पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व करो तुम्हें खुद ही दिख जाएगा कि इस टॉपिक के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। तो वो एटलीस्ट वहां के सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये भी कुछ नया नहीं है इसमें। ये तो जस्ट आपका फंक्शन ऑफ वाई है, अल्फा कोई फिक्स कांस्टेंट है, मुझे सिर्फ काम करना है थीटा के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ आई फ्रॉम 1 to n और अल्फा वाई आई माइनस 1, क्योंकि वैसे लोग ना जैसे मान तुम देखते हो लगना है कॉम्प्लिकेटेड है छोड़ देते हैं, तो अगर घर पे नहीं सॉल्व करो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में तो और हिम्मत नहीं होगा, तुम एग्जाम में देख के ही तुम छोड़ दोगे। फिर ऐसे होगा कि एग्जाम में तुम सारे क्वेश्चन छोड़ ही रहे हो, तुम ऐसी नौबत ना आए ना। इसलिए घर पे प्रैक्टिस करो, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है फिर भी उसको सॉल्व करो, थोड़ा टाइम देके सॉल्व करने की कोशिश करो। ये तुम अगर ऐसे छोड़ते चले जाओगे फिर कितना छोड़ोगे। तो ये भी तुम्हें है ना कि जो एटलीस्ट पीवाईक्यू जैसा क्वेश्चन वो तो ना छोड़ो, ये सब क्वेश्चन पीवाईक्यू जैसे हैं तो ये तो आपसे होने चाहिए। सो क्या करना है, इसको बाहर कीजिए। देखिए तो यहां से अल्फा की पावर n, थीटा की पावर n अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ वाई आई इस पूरे की पावर अल्फा माइनस 1, और थीटा तो मुझे एक ही जगह दिख रहा है कि यहाँ पे है कि वहां पे, तो ये तो चलो हट जाएगा। वहां पे है e की पावर माइनस, अच्छा यहाँ पे हम लोग समेशन चला जाएगा, ये प्रोडक्ट है ना, तो e की पावर माइनस समेशन ये हो गया। तो ये आपका लाइक्लीहुड फंक्शन है। फिर आप क्या करते हैं एमएलई निकालने के लिए, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं। तो जो बच्चों को पता है एमएलई कैसे फाइंड करते हैं उस तरह से आ जाएगा। अब आप देखो करेक्ट निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। दिस इज जस्ट इजी क्वेश्चन, नॉर्मल एक एमएलई निकालने वाला क्वेश्चन है। आप लॉग ले लीजिए। सो लॉग लेंगे तो ये इस तरह से, जैसे n log अल्फा माइनस n अल्फा log थीटा, इस तरीके से कुछ देख लीजिए। फिर यहां से आ जाएगा माइनस प्लस अल्फा माइनस 1 log ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वाई आई, एंड बाहर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन थीटा की पावर अल्फा समेशन वाई आई की पावर अल्फा आई फ्रॉम 1 to n। तो ये लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है। फिर आप क्या करते हो एमएलई निकालने के लिए, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हो, है ना। सो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दो तो यहां से आ जाएगा, ये स्मॉल एल थीटा है आपके पास, दिस इज स्मॉल एल थीटा। सो एल डैश थीटा निकाल लो यहां से आप। तो एल डैश थीटा निकालोगे तो ये थीटा है नहीं, यहाँ 0 हो गया, तो वहां बचा माइनस एन अल्फा अपॉन थीटा, यहाँ थीटा है नहीं 0 हो गया, माइनस, अब वहां पे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना आपको, ठीक है। सो
तो समेशन वाई आई की पावर अल्फा आई फ्रॉम 1 to n। अब 1/थीटा की पावर अल्फा का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। एक तो मुझे ऐसे ही समझ आ रहा है कि ऑप्शन देख के मैं इतना सॉल्व नहीं भी करूंगा, अगर मैं ऑप्शंस पहले देख लेता तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि आंसर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ देखो क्या चल रहा है, समेशन है वाई आई की पावर अल्फा, तो ए मेरी जो भी आएगी वाई आई की पावर अल्फा ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगा कभी, क्योंकि समेशन है तो ये पावर कभी चेंज नहीं हो सकता यहाँ पे। तो एट द आंसर जो भी आए वाई आई की पावर अल्फा ही होगी। यहाँ पावर देख के समझ आ रहा है कि सिर्फ पहले ऑप्शन में वाई आई की पावर अल्फा है, दूसरे में वाई की पावर कुछ नहीं है समेशन में, समेशन के बाद यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1/अल्फा है। तो ऐसे ही दिख रहा है कि बाकी सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, वही आंसर आएगा। मतलब यहाँ तक सॉल्व करके भी एक आइडिया मिल रहा है कि थीटा की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 0 पुट करने पे, देखो तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x², ये प्लस हो गया, और इसका डेरिवेटिव अल्फा थीटा की पावर अल्फा -1, ठीक है। अब इसको 0 पुट करो, तो L डैश थीटा को 0 पुट करो, यू विल गेट थीटा। जैसे किसका डाउट था 35 नहीं 30, इसमें क्या डाउट था भाई, इसमें मतलब क्या प्रॉब्लम आया था, ये किसका डाउट है ये? हाँ जी रोहन, व्हाट इज डाउट इन दिस? तो मैं बड़ा देख के छोड़ दिया आंसर। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन छोड़ दो, कितने क्वेश्चन आसान क्वेश्चन तुम ट्राई तो करो, हर क्वेश्चन को ट्राई करो, घर पे तो बिल्कुल ट्राई करो, एग्जाम में है कि चलो बाद में ट्राई करना, पहले आसान कर लो, लेकिन ट्राई सारे क्वेश्चन करो। कई बार क्या हम जब कोशिश ट्राई करते हैं और हो जाता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चा डाउट क्लास में पूछता है, मुझे नहीं आ रहा होता, क्वेश्चन पढ़ते लगता नहीं होगा, ट्राई करके देखते हैं हो जाता है, इस तरह से है, तुम ट्राई करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि सक्सेस का रास्ता ट्राई करने से ही जाता है। अब ट्राई करने के बाद ऑप्शन तुम्हारे पास है कि तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। अब जिसने ट्राई किया ही नहीं तो वो पहले ही फेल हो गया, पहले ही आउट ऑफ द गेम हुआ। तो ट्राई करोगे तो यू कैन सक्सीड, बट इफ यू डोंट ट्राई यू आर ऑलरेडी फेल्ड, ये है। सो यहाँ से क्या है, सॉल्व करो इसको, 0 पुट करो, सो सिंपल है, यहाँ थीटा निकल जाएगा, इसको पुट करो थीटा, जो भी थीटा की वैल्यू आएगी, अब कर ही देता हूँ इतना किया है तो यहाँ से देखो n अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल टू अल्फा थीटा की पावर अल्फा -1 थीटा की पावर 2 अल्फा समेशन वाई आई की पावर अल्फा। इज अ नॉर्मल प्रोसीजर लाइक वी फाइंड MLE इन एनी क्वेश्चन, राइट, लाइक्लीहुड फंक्शन डिफरेंशिएट या लॉग लेके डिफरेंशिएट करो, 0 पुट करो, तो थीटा यू विल गेट इज आंसर MLE। अब इसको सिंपलीफाई कर लो जस्ट, तो यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ थीटा के पावर अल्फा -1 है, थीटा के पावर 2 अल्फा है, सिंपलीफाई करके सो थीटा जो भी आए हमें क्या ही फर्क पड़ता है, उससे एट द एंड जो आंसर होगा वो समझ y की पावर अल्फा के टर्म में ही आएगा, ठीक है। देख लो भाई, सो यहाँ से थोड़ा और अगर एफर्ट्स करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई थीटा की पावर 2 अल्फा यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगा, सो थीटा की पावर अल्फा बचेगा, बराबर समेशन वाई आई की पावर अल्फा आई फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो निकल के आई वो है समेशन वाई आई की पावर अल्फा आई फ्रॉम 1 to n, इस पूरे की पावर 1/अल्फा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है जो कि आ गया, बट वैसे ऑप्शन देख के भी समझ आ रहा है, ट्राई जरूर करा करो, एटलीस्ट टाइम नहीं, बाद में इसलिए कहता हूँ बाद में एक बार और सॉल्व कर लो, कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, पूछना नहीं पड़ेगा तुम्हें। जैसे मॉक टेस्ट देते हुए तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उसी मॉक टेस्ट को तुम बाद में सॉल्व करो, फिर तुम्हें लगेगा तुम्हें तो आता ही था सब कुछ, ये है बस, उसको बस फिर वो डाउट पूछो जो नहीं आता है। बट एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट जरूरी है भाई। 32, तो 32 में क्या है, M 3x3 वर्टिकल मैट्रिक्स है, रियल एंट्रीज है, I 3x3 है, M इनवर्स बराबर एडजॉइंट M, which of the following statement is always true। ये सॉल्व तो किया था हमने कई बार, पहले एक बार कर रखा है शायद। M इनवर्स एडजॉइंट ऑफ M, यही है ना, M इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ M। पहला तरीका क्या है, यू अप्लाई डिटर्मिनेंट बोथ साइड, सो अप्लाई करो डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ M इनवर्स बराबर M इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट M, और
थोड़े से और एफर्ट्स कर सकते हो यहाँ से, एम इनवर्स से तुम जा सकते हो उसके साइड। ये क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ इसकी पावर n-1, n क्या था 3, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। और यहां से देखो, तो यहां से क्या आएगा, अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डिटर्मिनेंट m इनटू, तो इससे पहले मुझे ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट m इज 1, ठीक है ना, वहां से आ जाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो वहां से आ जाएगा m इनवर्स का फॉर्मूला यूज करके। m इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट m इनटू एडजॉइंट m, ये है। अच्छा, और ये इक्वल है, अरे तो एक काम करो, दोनों तरफ पहले एडजॉइंट m से मल्टीप्लाई करो। तुम्हें एक फॉर्मूला पता है ना, तो देखो अब तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, a इनटू एडजॉइंट a, किसी को याद है इसका फॉर्मूला क्या है, a इनटू एडजॉइंट a का क्या फॉर्मूला है, किसी को पता नहीं है तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन फिर तो, इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, तो तुम्हें नहीं पता कैसे सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन। डिटरमिनेंट ऑफ a into i। जी, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a into i, क्योंकि ये सब तो याद रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाया है और तुम्हें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। अगर दूसरा अप्रोच लगा पाओगे ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है। यहाँ से देखो, अभी एडजॉइंट m का नाम कुछ रख दो, तो देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एडजॉइंट m इनटू, अगर मैं दो तरफ एडजॉइंट m से मल्टीप्लाई करूं, एक काम करो ना, एक काम करो, पहले देखो यहां पे कर रहा था, ये भी ठीक है यहाँ से। सो ये बताओ, अब ये एडजॉइंट m का फॉर्मूला क्या है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं, फिर उस अप्रोच पे आता हूं, क्योंकि अलग अलग एक डिटर्मिनेंट वाला अप्रोच, एक एडजॉइंट वाला है, तो पहले डिटर्मिनेंट पे आ जाता हूं। सो ये तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। अब एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, दूसरा फॉर्मूला जो यूज कर रहा हूं वो ये है, एडजॉइंट a का जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो उस केस में ये बन जाएगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट m की पावर 2, तो ये 4 हो जाएगा टोटल, बराबर 1। तो डिटर्मिनेंट m की पावर 5 बराबर 1, तो यहां से डिटर्मिनेंट m बराबर 1 आ गया। तो यहां से ये 1 ही है, डिटर्मिनेंट m i क्या मतलब मैट्रिक्स थोड़ी होगा, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, तो ये 1 होगा। एंड सो ये एक तो ये ट्रू हो गया, डिटर्मिनेंट m 1 होगा। अब देखो m अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट 1 है, अब डिटर्मिनेंट 1 है डजंट इंप्लाई कि आइडेंटिटी ही होगा, देयर आर अ लॉट नॉन आइडेंटिटी मैट्रिसेस व्हिच हैव डिटर्मिनेंट 1। सो इसका ये मतलब नहीं है कि ये आइडेंटिटी, पहला ऑप्शन इसलिए ट्रू नहीं है कि जरूरी नहीं कि हमेशा आइडेंटिटी ही हो, नॉन आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट हो सकता है, ये ठीक है, एक अप्रोच ये यूज किया। अब दूसरा यूज कर रहा हूं, देखो सो डिटर्मिनेंट m तुम्हारा 1 आ गया। अब यहाँ पे आओ, अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा अप्रोच में मुझे चाहिए सर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला डिटरमिनेंट ऑफ n-1 होता है ना, किसका डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, हाँ उसका फॉर्मूला डिटरमिनेंट ऑफ n, हाँ ठीक है ना। तो n यहाँ 3 है इस क्वेश्चन में, देखो तो n यहाँ 3 है तो 2 लगाया, एक पहले से स्क्वायर था तो उस तरह से आ गया, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे एडजॉइंट a का स्क्वायर पता करना है, एडजॉइंट a का स्क्वायर तो आ जाएगा। चलो अब दूसरे ऑप्शन तक पहुंचते हैं, तो यहां से फिर से मैं स्टार्ट करता हूं क्या गिवन है। सो m इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ m, ठीक है। सो हालांकि तुम अगर ये देखना चाहते हो क्या होता है, अगर मैं दोनों तरफ एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करिए तो आ गया m सर इनटू, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m का फॉर्मूला तो डिटरमिनेंट ऑफ m टू द पावर -2 होता है, ऐसे कुछ होगा? नहीं, ये तो मैट्रिक्स आएगा, डिटरमिनेंट नहीं आएगा। एक मैट्रिक्स है उसका फिर एडजॉइंट लेगा तो मैट्रिक्स ही बनेगा। अभी समझो मैं क्या कर रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, m इनवर्स का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, 1 अपॉन डिटरमिनेंट m इनटू एडजॉइंट m। तो यहां से क्या आएगा, और ये इक्वल है एडजॉइंट ऑफ m के, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट m तो हमने पहले प्रूव कर दिया, 1 आ गया। तो यहां से मैंने डिटरमिनेंट m को 1 प्रूव कर दिया, तो इसको तुम 1 रख सकते हो। तो यहां से ये समझ आया कि एडजॉइंट m इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ m, क्योंकि डिटरमिनेंट m 1 था। अब दोनों तरफ मैं एडजॉइंट m से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो एडजॉइंट m इनटू एडजॉइंट m, बोथ साइड एडजॉइंट m से मल्टीप्लाई करते हैं। Adjoint m is itself a matrix of 3 cross 3 because m is a matrix of 3 cross 3. So यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, when you multiply in the right side, so यहाँ से आ जाएगा adjoint m और adjoint of m, ठीक है। सपोज एडजॉइंट m इज, अभी एडजॉइंट m की जगह b बोल देता हूं मैं, सी केयरफुली, b इनटू एडजॉइंट b, क्या होता है फॉर्मूला, b इनटू एडजॉइंट b, हाँ ठीक है ना। तो यहां से लेफ्ट साइड तो है एडजॉइंट m का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, अब इसको b बोल रहा हूं मैं, तो ये b बोला ताकि तुम्हें समझ आया फॉर्मूला। तो b इनटू एडजॉइंट b, डिटरमिनेंट ऑफ b इनटू i, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट m इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां से देखो एक चीज और देखो, अभी हमने प्रूव किया है डिटरमिनेंट m 1 है, यहां से ये प्रूव किया ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट m क्या आएगा, इफ डिटरमिनेंट ऑफ m इज 1 then what is determinant of adjoint of m, determinant m square that is 1 itself, 1 ही होगा। ठीक है। तो ये भी 1 हो गया, तो यहां से ये क्वांटिटी भी 1 आ गई, डिटरमिनेंट एडजॉइंट m इज आल्सो 1 बिकॉज़ वहां, तो यहां से आ गया एडजॉइंट m का स्क्वायर इज i, तो ये वाला ऑप्शन ट्रू हो गया, b वाला, ठीक है ना। तो b हमने प्रूव किया, अभी d प्रूव किया, अब c प्रूव करना है। c क्या है, m स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है, तो वो यहीं से आ जाएगा। अगर इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूं, मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको डिटरमिनेंट m से डिवाइड कर दूं, इस पूरे का होल स्क्वायर इज i, तो डिटरमिनेंट m तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करने का क्या ही मतलब है, मतलब कोई दिक्कत थोड़ी है, प्रॉब्लम का है नहीं मुझे कुछ, क्योंकि डिटरमिनेंट m इज 1 इटसेल्फ। तो मैंने डिटरमिनेंट m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, डिटरमिनेंट m इज इक्वल टू 1, वो प्रूव कर रखा है हमने पहले। तो यहां से, और इसका नाम क्या है, व्हाट इज दिस, क्या बोलते हो इसको तुम लोग, m इनवर्स, तो m इनवर्स का स्क्वायर, तो मतलब m इनवर्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कोई बात नहीं, m दोनों तरफ m स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहीं से आ जाएगा कि m स्क्वायर भी आइडेंटिटी होगा, ठीक है। मतलब m स्क्वायर का इनवर्स बोल दो इसको, m स्क्वायर का इनवर्स आइडेंटिटी है, और इनवर्स मैट्रिक्स यूनिक होता है, ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैज इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वहां से आ गया कि m स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये भी प्रूव हो गया, तो ये तीनों आ गया, ठीक है ना। यहाँ बस ये है डिटरमिनेंट m इज 1 बी ऑप्शन में, क्योंकि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स नहीं होगा ना, तो 1 आएगा, बाकी ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज हुई, तो यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज हुआ है, ठीक है। तो हमने ये यूज किया, हमने फिर यूज किया 1 अपॉन डिटरमिनेंट a, ये फॉर्मूला यूज किया, इनटू एडजॉइंट a बराबर a इनवर्स, एक ये यूज किया। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने अभी यूज किए हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। चलो नेक्स्ट जो है 30 हो गया ना, सो तब क्या बच गया, 25 हो गया था, 25 33 हुआ था,
33 में क्या दिक्कत है भाई? कंडीशनली कन्वर्जेंट। सर 33 हो जाए। हो जाए कंडीशनली मतलब खुद कन्वर्जेंट हो लेकिन मॉड कन्वर्जेंट ना हो, उसको कंडीशनली। 48 बता दीजिए, 48। 48 अबे आते हैं, ठीक है ना। 48 कह रहा है कि एक रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ यूनिफॉर्म है -π/2 पाई पूछा है सर, वो एक पॉइंट पे पूछा है तो सब कंटीन्यूअस होगा तो फिर y बराबर sin x है। हाँ बोलो। क्या है सर, y मतलब एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू। प्रोबेबिलिटी पूछा ही नहीं, आप लोग गलत समझते हो। पीडीएफ इज नॉट प्रोबेबिलिटी, पीडीएफ इज अ फंक्शन जो प्रोबेबिलिटी बताएगा, बट पीडीएफ इज नॉट प्रोबेबिलिटी। यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछ ही नहीं रहा आपसे, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे बोल रहा है पीडीएफ निकालो y का, जो y का पीडीएफ आएगा वो फंक्शन है। पीडीएफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन पूरा रियल नंबर है और इसका रेंज भी पॉजिटिव रियल नंबर है ना। पीडीएफ की वैल्यू 0 से 1 में आएगी जरूरी थोड़ी है। पीडीएफ तो 100 भी हो सकती है, जैसे यूनिफॉर्म 0,1/100, इसका पीडीएफ लिख लो, पीडीएफ उसका 100 आ जाएगा। तो 0, है ना, मतलब 1/100, यस, तो उसका पीडीएफ 100 आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था सर, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था y का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल। एक फंक्शन आया, अब उस फंक्शन में देखो कि y को हाफ रखने पे वो फंक्शन क्या वैल्यू देगी, वो पूछ रहा है आपसे। एग्जांपल के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं आपको। एक पीडीएफ है, एग्जांपल के लिए कोई भी ले लो, जैसे 2x है, x बिटवीन 0 and 1, ये एक पीडीएफ है और आप देखते हो बुक में ऐसा लिखा रहता है 0 अदरवाइज। अब आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीडीएफ एट 1/2, मुझे बताइए क्या आंसर होगा इसका? सर 1 जी, क्योंकि यहाँ 1/2 रख देंगे 1 हो जाएगा। हमसे पूछेगा पीडीएफ एट 3, क्या आंसर आएगा? बताओ बाकी लोग। 6। अरे उल्लू, डोमेन भी देख लिया करो, हां सर 0 हो जाएगा, 0 है ना। जो 3 है वो इधर आ रहा है, ये है ना x कहाँ, ये 2x तब लेंगे फंक्शन की वैल्यू जब x 0 से 1 में रहेगा और 0 अदरवाइज है, तो ये 3 जो है किस कैटेगरी में? अदरवाइज कैटेगरी में चला गया, तो इस पे आंसर 0 है। और ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी, है ना। मैं तुमसे पूछ सकता हूँ f ऑफ, है ना, उस तरीके से। सो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पे आ रहा है और पीडीएफ में पॉइंट प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो ये पीडीएफ पॉइंट प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं बताता। ये अक्सर कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। पीएमएफ बताता है प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, पीडीएफ इज नॉट प्रोबेबिलिटी, इज अ फंक्शन जो डेंसिटी है उसका उस रूल को फॉलो कर रही है, उस फंक्शन को फॉलो कर रही है। प्रोबेबिलिटी उसके हिसाब से इंटरवल पे आएगी इंटीग्रेट करके, दैट विल नॉट टेल यू प्रोबेबिलिटी। पीडीएफ इज नॉट प्रोबेबिलिटी। सर ये 48 में जो y का जो पीडीएफ होगा वो तो सर प्रोबेबिलिटी 0 टाइम्स 0 लेस देन x लेस देन sin इनवर्स y ऐसे होगा ना। जी जी, तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा मोनोटोनिक है क्या, तो -π/2 से π/2 में साइन क्या रहता है, यही है ना। तो फोर्थ पॉइंट में साइन नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है ना, ठीक है। मतलब ये तो मैं वैसे समझा रहा हूँ क्वाड्रेंट के हिसाब से, आप ग्राफ के हिसाब से सोचोगे तो साइन 91 होता है ना, यस। तो ये तो मोनोटोनिक फंक्शन है, -π/2 से π/2 में साइन तो मोनोटोनिक फंक्शन है, और कुछ नहीं लगेगा। हाँ डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो, पीडीएफ निकल आएगा। और पीडीएफ निकल आया सीडीएफ अप्रोच से, तो उसमें देखो y को 1/2 रखने पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रही है। कर पाओगे या करूं, बताओ भाई। कर लेंगे सर। हाँ सर हो जाएगा। जस्ट पीडीएफ निकालना है, वो फंक्शन आएगा और बिल्कुल ये ऐसे सोचना है कि इस तरह से मान लो पीडीएफ आया इस तरीके से y का, तो फिर देखना है कि हाफ इसी सपोर्ट में आएगा, तो यहाँ हाफ रख देना है x को, तो वो आंसर हो जाएगा। सर 50 बता दीजिए, 54 और 50 और 54। एक मिनट, 50 जो है, सो 50 कह रहा है कि आपके पास x है e की पावर y/2 -1 अपॉन e की पावर y/2 और x यूनिफॉर्म 0 1 है। एक मिनट, तो x तो यूनिफॉर्म 0 1 है और x मुझे बता रखा है e की पावर y/2 -1 e की पावर y/2। ऐसा ट्राई, हाँ, का वो निकालना था y/2 का। the value of the density of t, एक्चुअली गलती से वो t आया, y होगा ना, वो y होगा। तो डेंसिटी ऑफ y एट y बराबर 2, सेम ही क्वेश्चन है जो पीछे था जैसे, समझ आ रहा है कुछ? ठीक है
ठीक है सर। यहाँ से पहले सॉल्व, इसको पहले सिंप्लीफाई करके यहाँ से पहले तो y निकालना x के टर्म में, तो ये भी उसका वैल्यू -2 log x 1 minus x आ रहा है। ओके ओके, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ से मैं अप्रोच बता देता हूँ, fy ऑफ y निकालो और फिर से देखो कि y को 2 रखने पे क्या है। I² 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा सर। मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आंसर भी निकाल दिया आपने, वाह। सर मतलब आंसर नहीं निकाली, मतलब मैं को मतलब ये जो y फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू -2 log 1 minus x ऐसे करके आया है, तो वो एक्चुअली chi² 2 डिग्रीज फॉलो कर रहा है। बट उसके बाद क्या करूंगी, मतलब डेंसिटी। दिमाग थोड़े क्वेश्चन को 4 बार क्वेश्चन पढ़ो, जब आपको नहीं समझ आया ना, जब आपको लगे कहीं प्रॉब्लम है, जब क्वेश्चन में लगे प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को 4 बार पहले क्वेश्चन पढ़ो आप, और फिर समझने की कोशिश करो पूछ क्या रहा है आपसे। अभी जो मैंने बताया, कैसे हो सकता है उसका, क्यों नहीं हो सकता, और सपोर्ट 2 नहीं हो सकता y का, क्या होता है काई, वो तो chi² हो रहा है, लेकिन उसका सपोर्ट 2 कैसे आएगा? काई स्क्वायर का सपोर्ट क्या होता है, 0 to infinity, तो 2 क्यों नहीं आएगी? मतलब 0 से 2 लेंगे। अरे उल्लू, अभी यही तो समझा रहे थे, सो रहे होते हो क्या तुम? सर 0 से 2 से लेने से अरे आंसर नहीं सुनो आता। ठीक से, समझने की कोशिश करते नहीं हो। ये पीडीएफ है, मैंने हाथ पे ये निकाली है, कैसे बताया ये 1, ये तुम्हें समझ आया ये 1 कैसे बताया इसने? हाँ सर। तो वही तो वहां भी करना है, 0 से 2 का क्या जरूरत है? बोल रहा है पीडीएफ निकालो y का, और y का पीडीएफ एक फंक्शन आया, फंक्शन में y को 2 रख दो। ओ अच्छा जी, तब तो फिर हो जाएगा। मैंने तो सर उसको बहुत कुछ अरे तो दिमाग, अब एग्जाम में मैं थोड़ी बताने आऊंगा कि हाँ ये पूछ रहा है ये निकालो ये निकालो, ये तो तुम्हें डेवलप करने में कई बार बोल रहा हूँ, कई बार से, कि क्वेश्चन पढ़ के खुद ही इम्प्लाई करो ना क्या पूछ रहा है। अब हर बार मुझे बताना पड़ेगा कि ये पूछ रहा है ये निकालो, ये तुम्हें खुद ही दिमाग में डेवलप होने चाहिए। एक बार बता दिया दूसरी बार समझ आना चाहिए। अब हर क्वेश्चन मैं एग्जाम में आकर मैं तो नहीं समझाऊंगा बेटा यहाँ ये पूछ रहा है यहाँ ये पूछ रहा है, तो तुम्हें खुद ही डिसाइड करना है कि क्या पूछ रहा है हमें। तो नहीं समझ रहा 4 बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्वेश्चन समझ आएगा, नहीं समझ आया छोड़ दो, कोई रास्ता ही नहीं दूसरा, ये है। अब वही तो सीखना है, प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो? यही सीखने के लिए ना कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन, वही तो सीखना है आपको। उसी को यहाँ सिंपल, जैसे ये क्वेश्चन था सेम वो क्वेश्चन है कि हमें y का पीडीएफ निकालना है। अब यहाँ से y का पीडीएफ निकालेंगे, जो भी फंक्शन आएगा, अब आप खुद ही बता रहे हो कि इसका y आएगा -2 log, अब क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं हो, log ये chi² 2 आ जाएगा, तो इसका पीडीएफ आएगा 1/2 e की पावर -y/2 y मोर देन 0। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है 2 पे बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो y को 2 रख दो, इसमें क्या दिक्कत है? ये आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बोल रहा है y मोर देन 0 कुछ भी होगा तो वो उसमें फंक्शन वैल्यू, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि y बराबर 2 रखने पे पीडीएफ की वैल्यू क्या आ रही है। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा हमसे, पूछ रहा है पीडीएफ एक फंक्शन है, उस फंक्शन में y को 2 रखने पे क्या आंसर देगा वो फंक्शन। तो हमने ये फंक्शन निकाल लिया, दिस इज अ फंक्शन। अब ये कैलकुलस का क्वेश्चन बन गया कि एक फंक्शन दे रखा है मुझे, अब मैं y को यहाँ 2 रखूंगा तो फंक्शन क्या वैल्यू देगी, तो जस्ट पुट y इज इक्वल टू 2। सर आंसर क्या है सर, दिख नहीं रहा, 136 जी 0.16। आंसर सर ये नहीं आया सर, आंसर हाँ 0.36 आंसर आएगा, यही है। सर यही आंसर 1/2e। कैलकुलेटर यूज करो ठीक से। चलो बता दीजिए सर एक चीज और। सर ये एक्सपोनेंशियल 2 भी था ना, मतलब chi² 2 एक्सपोनेंशियल 2 भी होता है ना? जी chi² 2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सपोनेंशियल विद मीन 2, एक्सपोनेंशियल 1/2। एक मिनट, chi² ये एक्सपोनेंशियल जब हम लिखते हैं, रेट अगर लिखते हैं तो 1/2 लिखेंगे, रेट लिखते हैं ना एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो लैम्डा वहां रेट रहता है, तो रेट रहता है तो 1/2 लिखेंगे, और मीन अगर लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल 2। तो ऐसे जनरली हम लोग जो ज्यादातर लिखा रहता है एक्सपोनेंशियल 1/2, क्योंकि वो रेट लिखा रहता है, तो रेट 1/2 है तो मीन 2 है। जी बोलो। सर ऐसा पता चलेगा वो वाला पीडीएफ है लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा वाला है कि 1/λ e की पावर माइनस x/λ? ये क्वेश्चन में लिखा रहता है, आप क्वेश्चन पेपर में देखो पहले पेज पे लिखा रहता है, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा एक्सपोनेंशियल विद मीन लैम्डा, तो पीडीएफ है 1/λ e की पावर माइनस x/λ, या लिखा रहेगा रेट लैम्डा, तो लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x,
या फिर सिर्फ लिखा होगा एक्सपोनेंशियल लैम्डा, कुछ नहीं बता रखा है कि लैम्डा रेट है या मीन है, तो पहले पेज पे तुम पीवाईक्यू कोई भी खोल लो 2023 वाला छोड़ के, क्योंकि 23 वाला अपलोड नहीं किया है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको कैसे पता चल गया सर आपका आंसर तो सही आ गया, मेरा गलत आ गया सर? नहीं, तो यहाँ जनरली ज्यादातर केस में जो 99% केसेस में कहीं एक्सपोनेंशियल लैम्डा लिखा रहता है ना, तो इसका मतलब वो रेट ही है। तो इसका पीडीएफ फिक्स है कि 1 बाई लैम्डा ई की पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा होगा, ठीक है ना। ये तो आप यही लेना अगर कुछ समझना है वहां पे, हालांकि पीवाईक्यू में लिखा रहता है रेट या मीन या पीडीएफ एक्सप्लिसिटली गिवन रहता है, अगर वैसा हो तो जनरली ये एक्सपोनेंशियल लैम्डा का मतलब ये होता है। और काई स्क्वायर 2 इज एक्सपोनेंशियल 1/2, क्योंकि मैं इस नोटेशन को फॉलो कर रहा हूं, तो इस नोटेशन के हिसाब से काई स्क्वायर 2 इज एक्सपोनेंशियल 1/2, तो लैम्डा यहाँ 1/2 रखोगे तब ये काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ बनेगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। सर So- क्वेश्चन 60 सर, कौन सा? क्वेश्चन 60 सर 54 बता रुकिए दीजिए रुकिए सर। एक मिनट, 54 में क्या है भाई, क्या बोल रहा है? x भी रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 0 1, y है 0 से x में, तो y गिवन x दे रखा है, तो e ऑफ y की पावर 4। तुमने कंडीशनल एक्सपेक्टेशन टॉपिक पढ़े हैं? यस सर पढ़ा तो है। उसी पे थोड़ा लगाओ दिमाग थोड़ा सा। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं कल पूछ लूंगा अगर होगा तो। हाँ ट्राई करो, y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0x है, y गिवन x, तो यहाँ e y4 है ना, तो इसका हिंट दे देता हूँ, e y4 इज e ऑफ e4 y4 गिवन x, करो हो जाएगा, ये निकाल लो पहले, ठीक है सर। ट्राई करके देखो तो फिर पूछो, पहले ट्राई करो, लेकिन ट्राई करो है ना, ज्यादा ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है ना, तो ट्राई करोगे तो हो जाएगा। सर 53 सर 60 हाँ ठीक है, एक मिनट, 50 60 क्या है भाई इसमें क्या डाउट है? यहां मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, x प्लस वाई को ये क्या रीजन है, ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, x प्लस वाई 1 x प्लस वाई 2, और यहां से y बराबर x, तो y बराबर x मतलब x माइनस वाई 0, और अगला क्या है y बराबर 0, y बराबर 0 मतलब x एक्सिस, ये y बराबर 0, तो ये वाला रीजन लग रहा है। अच्छा तो एक काम करो ना, तो यहाँ y बराबर 0 है और यहाँ y बराबर x है, ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें, you consider u as x plus y and v as x, नहीं y ले लो, v as y। अब क्या करना पड़ेगा, चेंज ऑफ वेरिएबल, एक था चेंज ऑफ ऑर्डर, तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर से तो नहीं होगा, चेंज ऑफ वेरिएबल लगाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि ये जो इंटीग्रल है तो हमने क्या कहा कि u आपका x प्लस वाई वी वाई है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा u माइनस वी, और y आ जाएगा v, ठीक है, x is u minus v and y is v। क्या बन गया ये देखो, इससे तो कॉम्प्लिकेट सा हो रहा है ऐसा, है ना, हाँ सर नीचे सर x स्क्वायर में इसके तो x ही ले लो कोई बात नहीं, तो एक काम करो कि यहाँ v को x ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ है ना x लोगे तो, लेकिन यहाँ y बराबर 0 है तो x लोगे, चलो करके देखते हैं क्या रेंज आएगा इसका। अगर x लोगे तो x बराबर v एंड y बराबर u माइनस v,
ये बनेगा, चलो अब हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा क्या इंटीग्रल ये, सो y की जगह रख दो u माइनस वी, उसी इंटीग्रल को लिख रहा हूं मैं, ln x प्लस वाई को रख दो u, ठीक, एंड अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को वी स्क्वायर, अब यहाँ होगा जैकोबियन du dv, ये होगा। यहां से करो अब सॉल्व, ये लॉग है मतलब ln है। अब क्या जैकोबियन क्या आएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ जो j आता है क्या था, डेल एक्स वाई ना और डेल यू भी, देखो बताओ क्या आएगा। कैलकुलेट करो डिटरमिनेंट से, जैसे वहां प्रोबेबिलिटी में करते हो। है ना, ये वही है जो वहां भी करते हैं हम लोग, चेंज ऑफ वेरिएबल तो करते हैं पीडीएफ जब बना रहे होते हैं यूवी का। तो ये चेंज ऑफ वेरिएबल बताओ भाई जैकोबियन तुम लोग निकाल पाओगे कि नहीं। तो एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया, -1, तो 1 ही हो जाएगा, खत्म। तो जैकोबियन 1 आ गया, मॉड लिया तो 1 आ गया। अब बना du dv, अब तुम्हें लिमिट निकालने हैं। तो यहाँ देखो ध्यान से, पहले तुम्हारा यहाँ पे क्या था, इस रीजन में क्या चल रहा है, ये जो है x प्लस वाई बराबर 1 है, तो मतलब u बराबर 1 हो गया ये, और v बराबर 2 हो गया। तो u की लिमिट u से है ना, तो पहले dv du लिख लो। सर वो भी u के लिए 2 होगा ना, वो सर u होगा, u इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू 2, है ना। तो u की लिमिट तो ठीक है, v की लिमिट देखो, बताओ यहाँ से क्या आएगा, u v में क्या रिलेशन है, यहाँ के देख के पता चल रहा है ना। पहली बात तो u मोर देन v होगा, v इक्वल्स टू u माइनस y। हाँ यहाँ से तुम अगर देखो, अच्छा यहाँ पे तुम अगर रेंज देखते तो मैं क्या लिखता यहाँ पे कि ये रीजन में क्या हो रहा है, ये x प्लस वाई जो था तुम्हारा, ये 1 से 2 में था इसमें, ये तो ठीक है। तो यहाँ से u आ जाएगा 1 से 2 में। अब v के लिए डिसाइड करना है, v क्या होगा, v क्या है तुम्हारा, x लिया हुआ है तुमने, तो x की वैल्यू एक बार ये है और एक बार ये है। तो x यहाँ पे क्या है, y को 0 रखें, x 1 हो जाएगा। सो 1, 0 और यहाँ 2 है ना। एक तरह से इक्वलिटी ये समझ आ रहा है हमें। अच्छा बाउंड्रीज क्या क्या उसके हिसाब से एक तो मिला हमें u इज इक्वल टू, तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ता है हम लोगों को, तो बस तुम्हें लिमिट ही डिसाइड करनी है अब इसमें। तो u भी में अगर तुम ग्राफ बनाओगे, एक तो u इज इक्वल टू 1 आ गया, u इज इक्वल टू है ना, तो u इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू 2। अब v का ग्राफ बनाना है तुम्हें। सो v क्या, जब y 0 है तो u भी इक्वल हो जाएगा, है ना, जब y 0 है तो u भी इक्वल हो जाएगा, और जब y इक्वल टू x है तो क्या होगा, मुझे पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा मुझे, तब चल समझ आएगा। देखो कर देता हूँ पूरा सॉल्व, तो आज के टाइम है कि नहीं, टाइम भी खत्म हो गया, तो इसको मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि आंसर मैच करना जरूरी है ताकि ये कंफर्म कि हमने सही किया है ना। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ पूरा, तो फाइनली यहाँ पे जो आंसर आएगा ये 1/2 के बजाय क्या लेना पड़ेगा बताओ, u/2 लेना पड़ेगा ना, तब जाके आंसर आएगा। यहाँ से u/2 लूंगा और u लूंगा तब जाके सही आंसर आएगा, वरना उससे भी मिस्टेक आएगा। क्योंकि अभी जो मैंने ग्राफ बनाया ना, तो बुक्स में यही करता है, क्योंकि मैं बचने चाहा, बुक्स में देखो तो पहले क्या करते हैं, वो xy में ग्राफ बनाते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करके uv में ग्राफ बनाते हैं। uv में ग्राफ कैसे बनता है, ये जो बाउंड्रीज हैं, इस बाउंड्री से करस्पॉन्डिंग इसके बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं वो,
यू बी का, और वहां से फिर जाके लिमिट निकलती है, जैसे ये आया तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू है v की वो u/2 से, ठीक है ना। तो फाइनल ये होगा, इससे एक बार पूरा सॉल्व करके देखो, नहीं तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये है जो तुम्हारा फंक्शन था वो लिखो, यही फंक्शन है u माइनस वी ln u अपॉन वी स्क्वायर dv du। तो v की लिमिट है u/2 से u तक, और u की जो लिमिट होगी वो तो फिक्स है, उसमें चेंज नहीं है ना। ये 1/2 से, तो ये पॉइंट करेक्शन है। अब ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करके देखो, तुम लोग एग्जैक्ट आंसर निकालो, इससे मैच करना चाहिए, और एग्जैक्ट बताओ क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करें तो फिर मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहां से फाइनली आपको अब ये सॉल्व करने हैं। यू फाइंड दिस एंड यू सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करो। तो ये जो इंटीग्रल है, कौन सा क्वेश्चन था वो, 54 था, जो भी था, सो 53 था ना। तो ये वाला इंटीग्रल इसमें फाइनली कन्वर्ट हुआ। अब आंसर चेक करके देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आंसर मैच करने चाहिए इससे, तो आ जाएगा। बट इसमें काफी ना ट्रांसफॉर्मेशन का चक्कर है, ये देखना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था एक्चुअली, चेंज ऑफ वेरिएबल था। यहाँ पे हमने चेंज ऑफ वेरिएबल लगाए हैं, ये है क्वेश्चन 60 जी, आपके 60 रहेगा। तो इसको अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन रखते हैं 60, इसको सॉल्व करना, तो ना हो तो नेक्स्ट क्लास में फिर पूछना। कल 6 to 7 डाउट क्लास है ही, तो अगर रह जाता है तो कल 6 to 7 में पूछो। ऐसे कल हम 7 to 9 में मॉक टेस्ट 12 डिस्कस करेंगे। तो इसके क्वेश्चन जो रह गए जिन लोगों के, वो आप 6 to 7 में, कल 6 to 7 आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मॉक टेस्ट वाले भी डिस्कस कर सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो रह गया क्वेश्चन 60 नंबर क्या कह रहा है देखिए।